हेलो, नमस्ते। आज हम अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में जानेंगे। अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा और इसके सिद्धांत का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में जानेंगे। अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा हम नाम से ही जान रहे हैं कि जो व्यक्ति के अंदर से जागृत होती है वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। इसका संबंध मन से होता है, व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं से होता है। तो जो व्यक्ति के अंदर से इच्छा, आकांक्षा, रुचियाँ, उसके विचार उत्पन्न होते हैं, उसे किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करते हैं, तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा के निम्न प्रकार है। पहला है मनोदेहिक अभिप्रेरणा, साइकोफिजियो मोटिवेशन। इसमें खाना पीना, काम, चेतना आदि भावनाएं आती है। मतलब जो मनुष्य को भूख लगती है, वो खाना खाना, पानी पीना, उसके सेक्स की भावनाएं, उसकी रुचि, आदत, उसके संवेग जैसे, वो सभी मनोदेहिक प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये सभी भावनाएं जो उसके अंदर से उत्पन्न होते हैं और उसे किसी कार्य को प्रेरित करते हैं, तो वो होती है मनोदेहिक अभिप्रेरणा। फिर दूसरी है सामाजिक अभिप्रेरणा, जो उसे समाज से प्राप्त होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहना पसंद करता है। वो समाज के लोगों से स्नेह, प्रेम, सम्मान आदि चाहता है। हमने मोस्लो का आवश्यकता का अध्ययन का सिद्धांत पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि मनुष्य को सबसे पहले आवश्यकता होती है, शारीरिक आवश्यकता होती है। वह अपनी भूख, प्यास, काम भावनाओं को शांत करना चाहता है। फिर उसमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है, वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। फिर उसे आवश्यकता होती है सामाजिक आवश्यकता, कि समाज में रहे, समाज के लोग उसे प्यार, सम्मान दे और समाज में उसकी यश, कीर्ति बढ़े। तो फिर ये होती है सामाजिक अभिप्रेरणा। और अंत में है ये व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, जो उसे खुद के अंदर से प्राप्त होती है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने साथ विशेष रुचियों, शक्तियों को लेकर पैदा होता है, और ये शक्तियाँ उसके माता पिता एवं पूर्वजों से मिलती है और उसके पर्यावरण से भी मिलती है। और प्रत्येक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति की रुचि खेल में होती है, किसी की खेलकूद में, संगीत में, नृत्य में, कोई धार्मिक क्रियाओं में अधिक होता है। तो उनके अंदर से जो रुचि होती है उसको जानकर जो व्यक्ति किसी कार्य को करने को प्रेरित होता है, तो वो कहलाती है व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। फिर अब हो गई, दूसरी हो गई ये बाहरी अभिप्रेरणा। बाहरी अभिप्रेरणा जो व्यक्ति को बाहर से आती है, वो कहलाती है बाहरी अभिप्रेरणा, जिसका संबंध वातावरण जनित कारकों से होता है, जैसे पुरस्कार, दंड, लक्ष्य, भौतिक एवं आर्थिक लाभ। तो बाहरी अभिप्रेरणा में हम पढ़ेंगे सबसे पहले दंड एवं पुरस्कार, पनिशमेंट एवं प्राइज, कि हम बालक या व्यक्ति को कोई भी सज़ा देकर भी हम, या पुरस्कार देकर भी हम उसे कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। किसी का बालक ने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया, उसने प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया, खेल कूद में अच्छा खेला है, पेंटिंग अच्छी बनाई है, क्लास में अच्छा स्थान प्राप्त किया है, तो हमें उसे पुरस्कार देकर भी हम उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं कि आप इस कार्य को आगे बढ़ाओ और इसी में अपना लक्ष्य निर्धारित करो और भविष्य बनाओ। तो हम उसे
पुरस्कार द्वारा भी अभिप्रेरित कर सकते हैं। दूसरे हम उसे सज़ा देकर भी अभिप्रेरित कर सकते हैं कि आपने ये कार्य अच्छा नहीं किया है। सज़ा देंगे तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो अगली बार वो गलती नहीं करेगा। तो हम उसे दंड एवं पुरस्कार देकर भी उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। फिर है सहयोग की भावना, मतलब छात्रों में सहयोग की भावना का विकास करके भी हम उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं कि हम उन्हें छात्रों को ग्रुप में कोई एक्टिविटी दे, कार्य दे, तो जिससे भी बालक एक दूसरे को देखकर सीख सकता है और अभिप्रेरित हो सकता है। तो हम उसे प्रोजेक्ट वर्क वगैरह देकर, कोई भी सामाजिक कार्य कराकर हम उसे सहयोग की भावना के द्वारा भी अभिप्रेरित कर सकते हैं। फिर लक्ष्य और उद्देश्य, लक्ष्य और उद्देश्य के द्वारा भी हम बालक को अभिप्रेरित कर सकते हैं। बालक को अपने जीवन का लक्ष्य ज्ञात करवाएं, उसमें विभिन्न कार्यक्रम करवाकर, विभिन्न परीक्षाएं लेकर, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके हम बच्चों को में लक्ष्य निर्धारित करा सकते हैं। उन्हें अपने गुणों के बारे में पहचान करा सकते हैं, उनकी स्वयं से पहचान करा सकते हैं। तो बालक के हम लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करके भी हम बालक को अभिप्रेरित कर सकते हैं। आपको एक कार्य सिखाया जा रहा है तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो ये सभी कार्य करके बालक में हम लक्ष्य और उद्देश्य की भावना का विकास कर सकते हैं। फिर अभिप्रेरणा में परिपक्वता, अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कि उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सभी मैच्योरिटी को देखा जाए कि बालक इस कार्य को करने के लिए एबल है या नहीं, मतलब कि उसकी इस एज इस कार्य को करने की है या नहीं। परिपक्वता वही कहलाती है कि वह उसकी एज और उसकी मेंटल एज वगैरह सब इस कार्य को करने के लिए योग्य है या नहीं। तो बालक की हम परिपक्वता को जानकर भी हम उसे कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। फिर अभिप्रेरणा और फल का ज्ञान, हम बालक को जो कार्य कराते हैं उसका रिजल्ट कैसा आया उसे ज्ञान कराकर भी हम उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं कि आपने इस कार्य में सफलता अर्जित की है, आप इस क्षेत्र को और आगे बढ़ा सकते हो। तो बालक को उसकी सफलता का ज्ञान करवा दिया जाए, मतलब एक प्रभाव का नियम, थांडाई का प्रभाव का नियम इस पर लागू हो रहा है कि मतलब अच्छा प्रभाव आया है, आपके कार्य का रिजल्ट अच्छा रहा है तो आप इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भाग लेने का अवसर देना, छात्रों को हम भाग लेने का अवसर दें। किसी भी छात्र को कोई भी कार्य करने के लिए हम रोके नहीं, उसे हर प्रतियोगिता, हर कार्य को भाग लेने को कहें, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खेलकूद कार्यक्रम हो, चाहे वो विद्यालय का शैक्षिक कार्यक्रम हो या शैक्षिक कार्यक्रम हो, दोनों में छात्रों को भाग लेने का हम पर्याप्त अवसर देकर भी उस छात्रों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो ऐसे अवसर देकर छात्र को अपनी योग्यताओं का ज्ञान हो जाता है, टीचर भी जान जाते हैं कि मेरा स्टूडेंट कैसा है, उसमें क्या योग्यता है, तो दोनों को योग्यताओं का ज्ञान हो जाता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो भाग लेने का अवसर देकर भी हम छात्र को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। फिर छात्र को व्यक्तिगत कार्य देकर और सामूहिक कार्य देकर भी हम उसे अभिप्रेरित कर सकते हैं। हम छात्र को कोई भी व्यक्तिगत कार्य भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल, कि आप ये पेंटिंग बनाओ, और कोई ग्रुप में प्रोजेक्ट वर्क भी दे सकते हैं, कोई समस्या समाधान आदि प्रोजेक्ट वर्क हम उसे दे सकते हैं, जिससे भी हम छात्र को मोटिवेट कर सकते हैं। फिर प्रभाव का नियम, ये लॉ ऑफ इफेक्ट, ये थॉर्नडाइक का नियम, ये प्रभाव का नियम, ये और ये आपके इसको एक ही समझ लो। मतलब प्रभाव का नियम मतलब आपने कोई कार्य किया है और उसका अच्छा रिजल्ट आया है, संतोषजनक परिणाम है, तो बालक को इससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और बालक को अपनी पहचान होती है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। तो
उस कार्य को करने के लिए छात्र निरंतर तत्पर रहता है, उसे जिज्ञासा रहती है, वो उसको ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। तो छात्र आंतरिक कारकों से भी अभिप्रेरित होता है और बाहरी कारकों से भी अभिप्रेरित होता है। तो एक विद्यालय में एक अध्यापक को इन सभी बाहरी कारकों को अपनाकर भी छात्र को वो मोटिवेट कर सकता है। धन्यवाद।